नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे गेहूं खरीद की। केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद को 25 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। गेहूं का निर्यात बढ़ने से देश में खाद्यान्न संकट न होने से इसे देखते हुए, यानी कि खाद्यान्न का संकट पैदा ना हो जाए, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। यहां तक कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन में दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला भी लिया जा चुका है। हालात ऐसे पैदा हो गए कि बाजार में एमएसपी से अधिक दाम मिलने पर भी किसान बाजार में गेहूं नहीं बेच रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में 15 मई तक गेहूं की खरीद होनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब प्रदेश में 25 मई यानी कि 10 दिन और मंडियों में गेहूं की खरीद का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। गेहूं का निर्यात बढ़ने से देश में खाद्यान्न संकट न हो, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। यहां तक कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन में दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला लिया जा चुका है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बाजार में गेहूं नहीं बेच रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में 15 मई तक ही गेहूं की खरीद होनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार की गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद प्रदेश में 25 मई यानी कि 10 दिन और मंडियों में गेहूं की खरीद करने का ऐलान कर दिया। कल के शाम के निर्णय से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया। ये बंद कर दिया है। केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए, और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी। दरअसल इस बार हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। हरियाणा सरकार ने 15 मई तक 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस बार गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। खराब मौसम, तापमान में बढ़ोतरी, गेहूं के रकबे में कमी के चलते पिछली बार की अपेक्षा 47% उत्पादन कम हुआ है। पिछले साल हरियाणा में 85,84,046 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार ये कम होकर 44,84,135 मीट्रिक टन ही रह गया है। गेहूं का उत्पादन घटने की वजह से इस बार मंडियों में गेहूं की आवक कम रही। इसी के साथ प्राइवेट डीलर्स ने किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य से 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव पर खरीदा। अधिक भाव मिलने की आस में बहुत से किसानों ने घर पर भी गेहूं का स्टॉक किया हुआ है। अब ऐसे में एक बार फिर से गेहूं की खरीद शुरू होने से प्रदेश की मंडियों में किसानों की भीड़ पहुंचने की संभावना है। कल केंद्र सरकार से चिट्ठी आई और 31 तारीख तक हम गेहूं की खरीद प्रदेश में बढ़ाएंगे। बड़ी मंडियों के अंदर जहां जहां गेहूं आए उसको पूरा प्रोक्योर एमएसपी पे किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर उसका पैसा किसान के खाते में भेजा जाएगा। सर बढ़िया है सरकारी खरीद तो अच्छा, जो जमींदार नहीं बेच सकते वो आप बेच देंगे। पहले किसी कारणवश जैसे कोई बिजाई शुरू होगी वगैरह काम लगे हुए थे, इसलिए बढ़िया है।
काफ़ी किसानों ने स्टॉक भी किया होता, क्या एमएसपी पर बेच रहे हैं अब या सरकारी खरीद पर बेच रहे हैं? सरकारी खरीद के बेचने के लिए बिजाई का टाइम है और लाइट कम चल रही है, इसलिए बस। किसान इस उम्मीद में अपने गेहूं को स्टॉक किए हुए थे कि आने वाले समय में दाम और बढ़ सकते हैं। अब उनकी गुंजाइश कम रह गई है। हालांकि प्रदेश के किसान 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हो सकता है कुछ किसान बोनस के इंतजार में अपनी फसल मंडियों में लेकर भी न पहुंचे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, जिस तरीके से मंडियों में एक बार फिर से किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। 10 दिन के लिए इसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन किसान इन 10 दिनों के भीतर कितनी संख्या में मंडी में पहुंचते हैं अपने गेहूं को लेकर, यह भी यहां पर अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि हालात क्या हैं ये भी हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही खालिद चहल का कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा बीकेयू के प्रवक्ता स्वामी इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रावत साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल है मेरा आपसे, फैसला लिया है सरकार ने, ये सरकार की मजबूरी है या आपको लगता है जरूरी है? दोनों चीजें हैं। बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि इस समय जिस प्रकार से सरकार ने देखा कि केवल 42.5 लाख मैट्रिक टन ही गेहूं जो है वो खरीद के लिए जो है मंडियों में आया, और फिर ये देखा कि इस बार पूरे देश के अंदर जो केवल 182 लाख मैट्रिक टन ही पूरी का पूरा अलग अलग माध्यमों से केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसीज जो हैं, जो अलग अलग राज्यों की सरकारों के माध्यम से उनकी मदद से जो खरीदती हैं, भी केवल 182 लाख टन ही था, जबकि 450 लाख यानी 430 लाख से लेकर 475 लाख मैट्रिक टन की हर साल खरीद रहती है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ। उसके खूब सारे कारण हैं, चाहे बहुत तेज गर्मी और बहुत जल्दी गर्मी का आना हो, चाहे खराब मौसम का आना हो, बेमौसम बारिश हुई है, और चाहे इस बार बहुत सारे किसानों ने जानबूझकर जो है गेहूं की बजाय सरसों बोना इसलिए ठीक समझा क्योंकि सरसों के अंदर उनको लगभग 1.5 से 2 गुना रेट मिल रहे हैं एमएसपी से। तो ये देखते हुए मार्केट में बहुत तेजी थी सरसों की, पिछली बार भी थी, इस बार भी रही है। तो इस बार जो है प्रदेश के अंदर गेहूं की जो बिजाई होती है वो कम हेक्टेयर्स में हुई है। उसका आंकड़ा है मेरे पास पूरे का पूरा, मैं बता सकता हूं। लेकिन ये पूरा जो आपका सवाल है उसको बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से मैं जवाब देना चाहता हूं। आपकी दोनों बातें ठीक है, ये जरूरी भी था। ये हम उस देश की बात कर रहे हैं जो लगभग 80 लाख मैं माफी चाहूंगा, हम 80 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उनको राशन पहुंचाते हैं। तो उस देश में जिसमें हमारे पास एक प्रतिबद्धता है कि हमने इस देश के उसमें तो कटौती कर दी रावत साहब, उसमें तो कटौती कर दी। अब 8 राज्यों में आप गेहूं की जगह चावल देंगे, सिर्फ गेहूं नहीं देंगे। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो बताइए। 8 राज्य कौन? वो आपको भी पता होगा सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे सर, आपको पता होगा। मुझसे ज्यादा जानकारी है आपको, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे ज्यादा जानकारी आपको पता होगा। हाँ, तो मैं अभी हाल ही में निर्णय लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। अमित जी मैं बता देता हूँ। तो वो केंद्र सरकार ने जिसमें देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी में शामिल है ना। सवाल इसलिए पूछा था कि मेरी बजाय आप बताते तो और बेहतर लगता था, दूसरे साथी हमारे कम उबलते, लेकिन आपने मुझे मेरे ऊपर डाला। मैं सवाल करूंगा, जवाब आप देंगे। अमित जी मेरे भाई, आप आराम से, आज मैं आराम से डिबेट करेंगे, आराम से करेंगे। 8 राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में एक भी भाजपा शासित राज्य नहीं है। मैं आपसे चाहता था, आपकी बात ज्यादा ऑथेंटिक लगी। यूपी में किसकी गवर्नमेंट है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है जो कि इससे बेहतर है। उत्तर प्रदेश में इससे बेहतर व्यवस्था तैयार की है। तो मैं उसी नाते चाहता था, क्योंकि आपकी बात कही हुई ज्यादा ऑथेंटिक मानी। मैं तो एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप तो निष्पक्ष व्यक्ति हैं। आपकी बात अगर
इन साथियों के कान में पड़ती तो ये कम हो हल्ला मचाते। लेकिन खैर बात, कोई बात नहीं, आपने मुझे अवसर दिया, मैंने ये बात। लेकिन रावत साहब मुझे एक बात बताइए, आप क्या सरकार ये तय करके कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां के लिए ये लागू नहीं होगा, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां ये लागू होगा? केंद्र सरकार नहीं, आपकी बात से तो ये लग रहा है, लागू नहीं किया। आपकी बात से तो ये लग रहा है। नहीं साहब जी नहीं साहब ये केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। जो राज्य सरकार जो है, जो पीडीएस सिस्टम्स को चलाती हैं, उन्होंने ये प्रियम्प्ट किया कि हो सकता है एक अनाज की बजाय दूसरा अनाज ज्यादा आ रहा हो, तो हम क्यों ना उस अनाज जो है, यानी गेहूं की बात है, तो क्या हम उसके विकल्प निकाल सकते हैं? क्या हम गेहूं की बजाय जो है धान को, यानी जिसको चावल कहते हैं, हम चावल क्या किस प्रकार से पीडीएस कर सकते हैं? ये राज्य टू राज्य वेरी करता है। ये राज्य सरकारों ने किया, और जिन कांग्रेस के राज्यों ने भी इसमें किया, मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के राज्यों ने कोई गलत काम किया। देखिए, जिस प्रकार से सरकारों की प्रतिबद्धता क्या है कि आम जन की किसान से जितना किसान बेचना चाहे उसका सारे का सारा 100% अनाज लेना, और जो इस देश के अंदर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं या उस मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उन तक गेहूं पहुंचाना, उन तक अनाज पहुंचाना, उन तक राशन पहुंचाना। तो चाहे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे भाजपा की सरकारें हैं, चाहे अन्य दलों की सरकारें हैं, ये अपने अपने तरीके से व्यवस्थाएं कर रही हैं। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं, उन्होंने अपनी व्यवस्था देखी, उन्होंने प्रियम्प्ट किया, उन्होंने एज्यूम किया कि भाई 450 लाख मैट्रिक टन जहां पर गेहूं सरकार को मिलना चाहिए था, केंद्र सरकार को, तो इस बार 182 है। तो उन्होंने फोर्सी करते हुए अपने आप से एक निर्णय लिया कि नहीं भाई, इस बार गेहूं का हम विकल्प दे देंगे। वो भी ठीक है, कांग्रेस की सरकारें कर रही है। ठीक है रावत साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। खालिद जी, आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा सरकार के इस फैसले को, जिसमें फैसला लिया गया कि 10 दिन और हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, गेहूं की खरीद करेंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ फैसला लिया गया है, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? ठीक है क्या फैसला, या इसमें भी आपको लगता है कि मीन मेगा आप निकाल सकते हैं, जो निकालते हैं अक्सर? अमित जी, अभी हम भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहे थे, और उससे पहले हम जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। लोगों को अनाज देना चाहते हैं, और इसलिए हमने बाहर का गेहूं भेजना बंद कर दिया है। तो और दूसरा पहलू उसका ये है कि कुछ राज्यों में जो गरीबों को अनाज है, जो एक राजनीतिक स्टंट है, लोगों को मतलब उनकी भुखमरी का मजाक उड़ाने वाला जो स्टंट है फ्री अनाज का, वो 8 राज्यों को बंद कर दिया गया है। आपको इन दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। जो रावल जी कह रहे थे ये मीट्रिक टन, ये फला मीट्रिक टन, ये मीट्रिक टन वगैरह के जो आंकड़े हैं अमित मेरे भाई, डे टू डे गूगल्स पे जारी हो रहे थे, कोई अखबार छाप देता है, कोई छाप देता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है वो समझनी पड़ेगी। पहले तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का बयान आपस में मेल नहीं खाते। सुनिए थे अमित जी, पहले डिप्टी सीएम और सीएम का बयान मेल नहीं खाते। ये कहता 25 मई, ये कहता 31 मई। ये बात सही है, बिल्कुल। वो उनका अपना तरीका है, वो क्या सोच के कहते हैं। हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सरकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सरकार उसमें श्रेय लेना चाहती है। उसका दूसरा पहलू क्या है अमित जी, इसको समझने ये है कि सरकार अब खुद कालाबाजारी करेगी। सरकार खुद बिजनेस करने वाली है, यानी किसान को आपने मुनाफा दिया प्रति क्विंटल 10 रुपए 15 रुपए, और अब आप किसान का गेहूं उस रेट पे खरीद कर विदेशों में उसको डबल रेट पे बेचेंगे। अरे खालिद साहब, आप कौन सा गणित लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। खालिद साहब, आप कौन सा गणित लगा रहे हैं? भाई, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये दाम बढ़े, क्योंकि हाँ, भारत के गेहूं की मांग बढ़ी, भारत देश के हमारे देश के गेहूं की मांग बढ़ी, और यहां से जो निर्यात हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही थी, यहाँ ज्यादा दाम बढ़ रहे थे, किसानों ने इसको स्टॉप कर लिया था। लेकिन जो आप गणित लगा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से। हाँ, मुझे थोड़ा समझाइए ना अमित जी। सुनिए तो ये जो आप गणित लगा रहे हैं, किस हिसाब से आप गणित लगा रहे हैं? आपने निर्यात बंद कर दिया, आपने किसान को मुनाफा नहीं दिया। आपने 500 रुपए का एक लॉलीपॉप फेंका था कि हम किसान को 500 रुपए क्विंटल का बोनस देंगे गेहूं की खरीद पे। सरकार ने नहीं कहा ये, खालिद साहब, नहीं, किसान का गेहूं नहीं बिका, सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, ये किसानों की मांग है। गेहूं नहीं बिका, किसान ने स्टॉक। खालिद जी, पहली बात नहीं, आप कुछ भी टीवी पर बैठ के गलत नहीं बोल सकते ना। खालिद जी, मेरी बात सुनिए। खालिद जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, बल्कि किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है, और सरकार ने तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से जब गेहूं की खरीद शुरू होने वाली थी, उस समय आया था कि
इस बार किसानों को अमूमन ये कहते सुना गया था कि सरकार इस बार 500 रुपए प्रति बोनस देने वाली है, और किसानों को क्यों, एक तो पैदावार कम होती है, ऊपर से आपने उनको एक लालच का वो फेंक दिया टुकड़ा कि और कुछ इसलिए क्यों नहीं खरीदा गया। एक तरफ आप निर्यात बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों का अनाज बंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे की मंशा को समझना पड़ेगा। अमित जी, सरकार की मंशा क्या है कि आपको 10 रुपए का 15 रुपए का आपको मंशा साफ है सर, मंशा साफ है सर। दुनिया के सबसे 2 बड़े ऐसे देश जिनके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, और दुनिया के ये दोनों ऐसे बड़े देश हैं जो गेहूं को निर्यात करते हैं, जो दूसरे देशों को गेहूं पहुंचाते हैं, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता है। ऐसे में अब वहां दिक्कतें चल रही हैं, वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसकी वजह से भारत का जो गेहूं है, हमारे देश के गेहूं की मांग बढ़ गई, यहां से लगातार एक्सपोर्ट हो रहा था, लगातार, तो इसकी वजह से रोक लगाई गई है सर। अगर सरकार की मंशा साफ है और सरकार गेहूं खरीदना चाहती है, तो सरकार को चाहिए कि किसान को बोनस दे, 10 रुपए का लॉलीपॉप ना दे, 10 रुपए 25 क्विंटल का लॉलीपॉप ना दे। सर मैं ये कह रहा हूँ खालिद जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए। खालिद जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया ताकि अपने यहाँ गेहूं की कमी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम दूसरे देशों को तो बांटते रहें, लेकिन अपने यहाँ पर दिक्कत आ जाए। मुझे लगता है इसलिए फैसला लिया है, लेकिन आप इसके उलट बात कह रहे हैं। अमित भाई, हमें समझना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। एक तरफ आप निर्यात बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों का अनाज बंद कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ दिक्कत कैसे हुई? आपने अनाज बंद कर दिया, बाहर का अनाज आपने रोक, दूसरे देशों को अनाज बेच रहे हैं। आप एक दो देश जिन पे युद्ध छिड़ा उनको नहीं भेज रहे, ठीक बात है, लेकिन दूसरे देशों को तो आप भेज रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, और किसान से खरीद रहे हैं। ठीक है, रावत साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, खालिद जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, खालिद जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास एक बार। ठीक है स्वामिनी जी, हाँ ठीक है मैं लौट रहा हूँ सर। स्वामिनी जी, अब सवाल मेरा आपसे है सर, देखिए हालात जो भी हों, हालात हम भी जानते हैं क्या चल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है किसान को फायदा हो रहा है इस वक्त। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एमएसपी से ऊपर भी दाम मिलने को देने को तैयार हैं, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसके बावजूद भी अपने गेहूं का स्टॉक किए हुए हैं, वो नहीं बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो युद्ध चल रहा है इससे हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा फायदा उनको मिल जाए। ये सच है? अमित जी, पहली बात बताना चाहूंगा, जो आज सरकार ने अनाउंसमेंट किया है 25 मई तक सरकार मंडी खोल के रखेंगी, ये तो वही आज ये बताइए किस मुंह से कह रहे हैं कि किसान का अनाज जो है 15 मई से के बाद 25 मई तक खरीदेंगे। उप मुख्यमंत्री 30 मई तक की बात कर रहा है। विषय ये है कि जब किसान खेतों में खेती कर रहा था, उसको खाद चाहिए था, उर्वरक चाहिए था, पानी चाहिए था, बिजली चाहिए था, सरकार ने क्या समय पर उसको वो चीजें मुहैया कराई? आज बरसात की वजह से इतनी फसल का नुकसान नहीं हुआ। सरकार खुद आंकड़ा अपना दे रही है कि लगभग 40-45% सरकार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं खरीद पाई है। 85 लाख मैट्रिक टन खरीदना था, 42 के लगभग ये खरीद पाए हैं। 44 लाख समझ सकते हैं इनकी स्थिति क्या है। तो आज स्थिति ये है क्योंकि किसान का उत्पादन नहीं हुआ, डराया जा रहा है जो पीडीएस के अनाज के ऊपर आधारित है, जिसने सरकारी अनाज खाना है लेकर 80 करोड़ लोगों को, जिसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसको मैं अधिक अनाज दूंगा। आज 8 राज्यों में उसका अनाज छीन लिया गया, यह कहकर कि किसान ने स्टॉक कर लिया है। ये किसान के ऊपर इतनी बेईमानी निगाह क्यों रखते हैं? क्यों देश के अंदर किसान को बदनाम करना चाहते हैं? वह किसान जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कहा जय जवान जय किसान, वो अन्नदाता जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश का पेट भरने का काम करता है, उसे एमएसपी देते। और देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है आप सुनेंगे, हैरान होंगे। वो बोलते हैं कि अगर स्वामी जी इस वक्त तो उल्टा हो रहा है ना सर। स्वामी जी आप तो एमएसपी की मांग कर रहे थे ना, लेकिन इस वक्त तो एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है, एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहा है, उसके बावजूद भी किसान मंडी में लेकर नहीं पहुंच रहा। सुनिए, ध्यान सुनिए, वो डब्ल्यूटीओ जो हमारा 11-21 का बासमती को बैन कर देता है पूरे विश्व के अंदर, उस डब्ल्यूटीओ को प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं आश्वासन कि अगर डब्ल्यूटीओ चाहे तो पूरे विश्व का पेट हाथ भर सकता है। आज वही अनाज, जिस अनाज को विदेशों में बैन किया हुआ था, आज किसान का अनाज जब बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इकट्ठा कर लिया, लूट लिया,
आज वही अनाज WTO के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर वैध हो गया। ये समझ सकते हैं आज क्या हो रहा है। देश की जनता का अनाज, मैंने कहा था ना आपको, आंदोलन में आपसे बात करता था मैं कि देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार होने जा रहा है। किसान ये होने नहीं देगा, ये लोग भूख के ऊपर व्यापार करने जा रहे हैं। उस गरीब गुरबे का अनाज जो PDS के माध्यम से सरकारी एजेंसियां खरीदती है, आपको पता होगा हरियाणा सरकार नहीं अनाज खरीदती, हरियाणा सरकार केंद्र के लिए अनाज खरीदती है और केंद्र द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस गरीब आदमी तक वो अनाज पहुंचाने का काम होता है। किसान उसके लिए अनाज उगाता था, तो आज ये व्यापारियों के पास चला के गोदाम में भर गया है। तो सरकार को बताना होगा ईमानदारी के साथ कि अडानी अंबानी के गोदाम कब खोले जाएंगे। उन 8 राज्यों का जिन किसान, उन लोगों का जिनका PDS का अनाज बंद कर दिया गया है, उनके गोदामों से वो छीन कर उस गरीब तक कब पहुंचाया जाएगा, सरकार का स्पष्ट। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रावत साहब बोलिए। मुझे लगता है कि जैसे एक पुरानी कैसेटों की दुकान के अंदर से एक कोई कैसेट निकालनी थी, गलती से गलत कैसेट निकाल लाए मेरे मित्र स्वामी इंद्र जी, बहुत सभ्य आदमी हैं, लेकिन कुछ गलती लगी उनसे, कैसेट गलत निकाल लाए। आज किसी और विषय पर उन्होंने बोलना था, लेकिन मेरे पक्ष की बहुत सारी बातें कह गए हैं, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये जो अनाज है इसको पूंजीपतियों ने, और इसके बाद उन्होंने ब्लैक मार्केटर्स का भी नाम लिया कि उन्होंने किसान से खरीद लिया है, ठीक। और उसके बाद आप सबको जानकारी दे रहे हैं, अमित जी आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को जानकारी मिल रही है कि सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, ठीक। इन्हीं की बात पूरी की पूरी लेते हैं, आज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, इनकी बात 100% पर यकीन भी कर लें तो ये तो किसान का बड़ा लाभ कर दिया सरकार ने। किसान ने मंडी में बेचने की बजाय अपने को मंडी से ज्यादा रेट देने वाले, जिनको ये ब्लैक मार्केटर कह रहे हैं, मुनाफाखोर कह रहे हैं, मैं व्यापारी कह रहा हूं, उन व्यापारियों को किसान ने बेच दिया, ठीक। उन व्यापारियों को ये आस रही होगी कि किसान से हमने, किसान को केवल 2 पैसे का मुनाफा देकर आगे 10 पैसे का मुनाफा तब लेंगे जब रूस यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर हम बेचेंगे। सरकार ने तो मुनाफाखोरों की तिजोरी बंद कर दी, ये कहकर कि भाई नहीं, देश के अंदर अनाज की कमी हो सकती है और भाई हम एक्सपोर्ट बंद करते हैं, ठीक। तो ये तो उन मुनाफाखोरों की तिजोरी पर ताला लगा दिया, ये तो उनके धन पर आग लगा दी सरकार ने। तो आपकी अगर बात को 100% मान ले हम स्वामी इंद्र जी, अरे भैया ये बताओ ना, आपने डांड मंडी आपने बंद की, पुंडरी मंडी आपने बंद की, कैथल मंडी आपने बंद की, सीधा अडानी गोदाम में ले जाने को आपने किसान को कहा। आप बोल रहे थे किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहा है, भैया लाइनें तो आपने लगाई। और सुन लीजिए, आज सरकार का खुद का आंकड़ा है कि बरसात की वजह से जो है फसल जो है कम हो गई 40%। आप ईमानदार से बताइए, मैंने समय दिया था, मैंने जानबूझ के समय दिया था, शायद कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे, शायद अपनी गलती करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्वामी जी आप सुन लीजिए, उनको जवाब सुन लीजिए। बैठे हैं, इस वजह किसानों को खाद नहीं पहुंचाया जा रहा। आप आज निकाल रहे थे किसान, ठीक है, जवाब सुन लेते सर। तोड़ने का काम आपने किया, कमर तोड़ने का काम किया। अरे साहब इतनी बड़ी सुनो, ये भाषण देकर ना कुछ मासूम किसानों को बेवकूफ बनाते हो, इससे फालतू कुछ नहीं है। दुखड़ा जो मैं रो रहा हूँ आपके, अरे दुखड़ा आप किसान ही नहीं है साहब, मैं बार बार आप पे व्यक्तिगत नहीं मानना चाहता। महात्मा गांधी माने, आप क्या कहना चाहते हैं? आप आते हैं, आप मुझे किसान क्या अमित जी इनको चुप करवाइए। अमित जी अच्छी डिबेट हो रही थी, अमित जी स्वामी जी अब आपने जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं वो, बोलिए आप रावत साहब बोलिए। ये यहाँ पर डिस्कशन का मंच है, भाषणबाजी का मंच नहीं है। ये भाषणबाजी वहाँ कर जहाँ लोग तालियां। अरे सुन ना, गरीब आदमी का अनाज कहाँ गया? बता रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले स्वामी जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिए ना। इन्हीं की बात का जवाब दूंगा, केवल इनकी बात को, और इनकी हर बात का जवाब देकर जाऊंगा आज। कोई एक भी सवाल जो है बचा नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि भाई किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गई, कैथल मंडी, पुंडरी मंडी इन्होंने कहा बंद कर दी। जहां आप तो खबर में उल्टी को बंद होनी थी मंडी, उन मंडियों को 10 दिन और आगे बढ़ा दिया गया। तो अभी क्या कुछ विरोधाभास है या अभी समय है? डिबेट लंबी चलेगी, असली कैसेट खरीद लाओ आप दुकान से जाकर, सही कैसेट बजाओ भाई। अच्छा आप मुझे जल्दी से ना खालिद जी की बात का जवाब भी देने दो। खालिद जी बहुत मुझे बताओ ना, गरीब का अरे भाई हो जाओ, ये बताओ पहले वो 8 राज्यों में क्यों बंद किया? असली कैसेट खरीदना, प्रधानमंत्री अपनी 56 का सीना दिखा रहे थे। सुनो मेरी बात, अनाज मिल जाएगा। मैं अच्छा सुनो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता हर
हर डिबेट में डिबेट आपको ये साबित करना कि आप किसान नहीं और मैं किसान हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप व्यक्तिगत नहीं करते। अरे आप तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। अरे भाई तुम क्या प्यारे को मानते राष्ट्रपिता? मानते नहीं मानते? बताइए। नहीं, दूसरी तरफ जा रहे हैं हम, दूसरी तरफ जा रहे हैं हम। ऐसे नहीं, मुद्दे पर आते हैं, स्वामी जी, मुद्दे पर आते हैं। बात का जवाब देने दो। अच्छा अमित जी, खालिद जी आमतौर पर अच्छी बातें करते हैं, आज उन्होंने एक दो ना आपत्तिजनक बातें कही है। खालिद जी मुझे लगता है आप करेक्ट कर लोगे, समय है। एक तो आपने कहा कि टुकड़ा फेंक दिया। साहब कोशिश किया करो किसान के बारे में इतनी गलत शब्द का उपयोग ना करो, किसान बड़ा स्वाभिमानी है। टुकड़े फेंक कर नहीं, टुकड़ा नहीं फेंकती सरकार, ना किसान। सुनो अच्छा सुनो, आप अपने समय बोलो। तो भैया 5 किसान को बोनस दे दीजिए। 8 साल के शासनकाल में आपने 1 रुपया बोनस दिया किसान को। दूसरा इन्होंने कहा अमित जी देखो दुर्भाग्यपूर्ण जो एक अच्छा मुझे क्या अपनी आपत्ति जताने का एतराज जताने का अधिकार नहीं है क्या? खालिद जी सुनो, तो टुकड़ा फेंक दिया एक गलत शब्द है, इसका ठीक उपयोग करो। अच्छा किसान बड़ा स्वाभिमानी है, हम लोग टुकड़े फेंके हुए टुकड़े नहीं फेंकते। हम किसान आप किसान को देना चाहते नहीं देना चाहते बताइए। बात कही उन्होंने कहा आप बोनस के पक्ष में हैं कि नहीं किसान के, ये बता दीजिए। आप बीच में बोलेंगे। अमित जी मैं बोला था क्या दोनों के बीच में? नहीं, एक एक करके, मुझे लगता है एक एक करके आप अगर अपनी बात रखेंगे ज्यादा बेहतर है। एक एक करके रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बोलिए आप। बोल रहे हैं हाँ, अपनी बारी में बोलेंगे। दूसरा, हाँ, अब ये एक तो किसान के प्रति अच्छी बात नहीं कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जो देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन बांटती है वो भुखमरी का मजाक उड़ाती है। साहब ये भी बात गलत कही आपने। और बताऊं आपको साधुवाद है, आपकी जब सरकार थी 2013 में, तब इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। आपको साधुवाद दे रहा हूं, आपको श्रेय दे रहा हूं मैं। उस समय से शुरू किया गया सिस्टम जो था फूड डिस्ट्रिक्ट। हाँ सुनो, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पढ़िए एक बार। तो खालिद जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलिए, मैं आऊंगा आपके देश की व्यवस्था को इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। हमने तो आप अपने समय क्या बोलेंगे? खालिद जी बोलिए, मजाक कैसे कह रहे हैं? हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हमने हमने गरीब आदमी को मजाक उड़ा रहे हैं। कभी किसान को गाली देते हो, कभी गरीब आदमी को गाली देते हो, कभी तो सुप्रीम कोर्ट किया हुआ देश की जनता ने आपको। आपके शब्दों का चयन इतना बुरा है। आप गरीब आदमी को भी कह रहे हो, किसान को कह रहे, किसान को टुकड़ा फेंक दिया। किसान को चिरागों में बचाने है। किसान इस देश का, किसान इस देश को जो है विश्व गुरु बनाने की राह पर चल रहा है। आप किसान को कह रहे टुकड़ा फेंक दिया, फिर गरीब आदमी को मजाक उड़ाते हैं। गरीब आदमी को राशन देना क्या भुखमरी का मजाक उड़ाना है? आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार खाली ये सारी डिबेट जो है ना ऐसे चली जाएगी। नहीं रावत साहब, खालिद जी मैं लौट रहा हूँ, खालिद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। खालिद जी एक एक करके खालिद जी मेरी बात सुनिए। देखिए वो जो समय आपको मिलेगा मैं उसमें से कम कर लूंगा, फिर जो मैं समय आपको दूंगा उसमें से कम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। एक एक करके बोलिए रावत साहब। देखिए मेरा सवाल ही है रावत साहब, खालिद जी की बात का जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो 10 दिन आपने समय बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसमें से 2 दिन तो निकल गए, अब सिर्फ 8 दिन आपके पास रह गए, तो अब तक किसानों की इतनी संख्या मंडी में देखने को नहीं मिली जो आप उम्मीद कर रहे थे। आपकी उम्मीद के मुताबिक किसान नहीं पहुंचे। इन 8 दिनों में, 7 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान भारी संख्या में पहुंचेंगे, अपने गेहूं को वहां पर बेच के आएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हाँ अमित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका जी। क्योंकि देखिए हुआ क्या है इसको एक बार इसकी सारी क्रोनोलॉजी समझिए। इस देश के अंदर इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि शायद रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण शायद किसान का अनाज महंगा जा रहा है। किसान ने देखा बहुत सारा किसान जो है कर्ज के तले दबा होता है, तो उसने फटाफट जो है अपना अनाज जो है बहुत सारे व्यापारियों को बेच दिया। कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने सोचा होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी कुछ हमारे पास डाटा नहीं है इस बारे में, हमने एज्यूम काम कर रहे हैं कि ऐसे भी कुछ किसान बचे होंगे जिन्होंने अब तक अपने वहां पर गेहूं होगा ये सोचकर, ये आशा में कि इसका जो है निर्यात करेगी सरकार, तो उस समय बेचना मुनाफे की बात होगी। अब जब सरकार ने पहला नोटिस निकाला कि सरकार इसका निर्यात नहीं करेगी,
तो पहले तो किसान को मझधर में नहीं छोड़ सकते ना, फिर किसान को अवसर दे दिया, भाई ठीक है हम तो निर्यात नहीं करेंगे, लेकिन अब एमएसपी पर आप देना चाहो तो आपका स्वागत है, आप आओ और मंडी के माध्यम से, ताकि किसान मझधर में न रह जाए। किसान क्या गेहूं एक दाना भी जो है, जो वो नहीं चाहता, खाने का नहीं है, जो बेचने का है, वो हर दाना जो है वो कहीं ऐसा ही न रह जाए। और इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण काम किया अमित जी, मैं एक वाक्य में पूरा कर रहा हूँ। पहले जो एफसीआई का एक गाइडलाइन रहती है, वो रहती है कि केवल 6% डैमेज जो दाना होता है ना, केवल उसको खरीदती है एफसीआई, यानी जो पिचक जाता है गर्मी के कारण या अन्य कारणों से कीड़ा लग जाता है, तो केवल 6% का होता है। अब जो नई गाइडलाइन है उसमें 18% तक अलाउ कर दिया। 18% तक पिचका हुआ दाना जो है, दबा हुआ दाना जो है, उसको भी सरकार खरीदेगी। यानी सरकार जो है, जो किसान हितैषी सरकार है, जो किसानों की सरकार है, जो किसानों को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखती है। और ये हमारे विपक्षी साथी बेशक कितने ही रोड़े दिखाएंगे, ये हमारे आंदोलन आ रहा हूँ खालिद जी, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भ्रम के सौदागर हैं, ये जो भ्रम के सौदागर है, इनका ठीक है, कितना ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है रावत साहब, लौटता हूँ मैं आपके पास जी। हाँ जल्दी से 10 सेकंड। हाँ, ये जो सरकार है ना, ये सरकार, ये भ्रम के सौदागर कितने रोड लटका ले, लेकिन सरकार किसान के साथ खड़ी है, उसके पीछे खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। किसान ने जो है देश को समृद्ध किया है, हम उनके एहसानमंद हैं साहब। ठीक है, लेकिन खालिद साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि भाई जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से देश में भी खाद्यान्न की कमी हो रही थी, सरकार को ऐसा लगा, इस वजह से सरकार ने एक फैसला भी लिया कि गेहूं की जगह अब चावल दिया जाएगा। धीरे धीरे सरकार को लगा कि अगर इसी तरीके से एक्सपोर्ट होता रहा तो आने वाले समय में अपने यही संकट पैदा हो सकता है। सरकार ने बैन लगा दिया निर्यात पर, तो ये तो एक अच्छा कदम कहा जाएगा ना इसको। तो इस पर कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो देश हित में लिया हुआ फैसला है, नागरिकों के हित में लिया हुआ फैसला है, इसमें क्या आपत्ति है? हर देश हित के हर फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति। ठीक है, अब उनकी बात सुन लीजिए। खालिद जी बोलिए। रावत साहब लौटूंगा मैं। हाँ, देश हित के फैसले पिछले 8 साल से इस देश के अंदर एक भी नहीं हुआ है। इस देश के अंदर टोटल फैसले राजनीतिक फैसले हो रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ के फैसले हो रहे हैं, जिनसे सत्ता बची रहे, जिनसे देश लड़ता है। इस देश के अंदर अब राहुल जी लिख लीजिए इस देश के अंदर भ्रम कौन फैला रहा है? इस देश के अंदर भ्रम कौन फैला है? भ्रम के सौदागर लोग जो है कोरोना का मीडिया सरकार बैठी है और प्रवासी मजदूरों पर डाल देती है। अगर सरकार इतनी बड़ी किसानों की तो 3 काले कानून बन रहे हैं। मैं आपको खरीदेगी कि 30 में खरीदेगी कि 30 में खरीदेगी? किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है, ऐसे नहीं समझ आता है। एक एक करके बोलिए ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। रावत साहब आप अपनी बारे में बोलिए ना, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए ना प्लीज। आप सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे बारे में कोई ना बोले। हाँ नहीं कोई नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा? एक एक करके बात करिए ना, आप अपनी बात रखिए। ठीक है साहब। खालिद साहब बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर भ्रम कौन फैला रहा है? सरकार बैठी है, प्रदेश में सरकार बैठी है, देश में सरकार बैठी है, और भ्रम की जिम्मेवारी आपके ऊपर है या तो हमारे ऊपर है, या तो देश का मीडिया फैला रहा है या कौन फैला रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना। और जहां तक अगर सरकार हितैषी होने का, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आप बोलिए। हेलो खालिद जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। आपकी आवाज ठीक से आ रही है हमें। खालिद जी आप बोलिए, आवाज आ रही है हमें। अमित जी मैं बोल रहा हूँ क्या? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहा हूँ, सब आ रहा हूँ मैं। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, आज देश के अंदर इतना भ्रम इन्होंने फैला दिया है कि युवाओं को कहाँ लगा दिया है। आज जो किसान है वो देश का पेट भरना चाहता है, और सरकार बोलती थी कि मेरे पास 3 साल का बफर कोटा पड़ा हुआ है। आज इनका कोटा कहाँ गया ये पूछना होगा। कहीं अंदर खाते अडानी अंबानी को तो इन्होंने सप्लाई कर दिया सारा माल। 3 साल का सरकार कहती थी कोरोना काल में हमारे पास कोटा है। प्रधानमंत्री अब से 6 महीने पहले बोलते नजर आ रहे थे कि भारत के पास 3 साल का कोटा है।
8 राज्यों के अंदर जो अनाज जो इन्होंने बंद किया है, उस गरीब गुरबे का अनाज जिसे किसान उगाता है, तो किसान से एमएसपी पे लिया जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे नहीं, मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम मिनिमम पे लिया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लिया जाता है किसान से। तो ये बात पूछनी होगी कि कहां गया वो अनाज जो किसान से लिया गया था मुफ्त के भाव में। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, खास करके हरियाणा के अंदर मुफ्त के भाव में किसान का 40% कम हुआ है, क्या ये किसान को 500 रुपए बोनस के लिए पक्षधर है? 8 साल के शासनकाल के अंदर क्या इन्होंने 1 रुपए भी किसान को बोनस के रूप में दिया? अगर नहीं दिया तो आज समय बनता है कि किसान त्राईमान कर रहा है, किसान को कम से कम 500 रुपए बोनस की तो आप घोषणा कर दीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज धान की बिजाई का समय आ चुका है, बिजली किसान के पास नहीं है, उर्वरक किसान के पास नहीं है। सरकार क्लियर करे कि गांव में बिजली कब देने जा रहे हैं आप। जो कई गांवों में 5-5 दिन से बिजली नहीं आ रही, पशु प्यासे मर रहे हैं। कौन से गाँव में नाम बताएंगे? किसान जो दूध का उत्पादन करता है, बताइए, मैं नोट कर रहा हूँ कौन से गाँव में मजबूरी हो रही है। 5 दिन से बिजली कौन से गाँव में नहीं आई, नाम बताइए। इस्माइलाबाद में नहीं आ रही, कुरुक्षेत्र के पास इस्माइलाबाद तहसील गाँव है। अच्छा, और बताओ इस्माइलाबाद तो वहाँ पे खुद बिजली मंत्री गए थे पिछले हफ्ते खुद बिजली मंत्री गए थे वहाँ पे। रंजीत जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 5 दिन से बिजली मंत्री गए थे, झूठे बिजली मंत्री गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरे गाँव का नाम बताओ, दूसरे गाँव। अरे इस्माइलाबाद गाँव की तहसील है, इस्माइलाबाद तहसील है, गाँव नहीं है। गाँव भी तो है पास में, नाम बताओ ना 5 गाँव का नाम। 5 गाँव का नाम बताओ जिसमें बिजली नहीं आ रही। कितने गाँव का नाम सुनोगे आप? अरे मेरा इंटरव्यू लेने बैठे हो कि आप समस्या सुनने बैठे हो? आपको झूठा साबित करके इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। फोन लगाओ, इस्माइलाबाद फोन लगाओ, सामने वाले से आप बात नहीं करेंगे, आप समाधान नहीं करेंगे, समाधान कीजिए। इस्माइलाबाद फोन लगाओ आप झूठ का, अभी सुनो, झूठे का बिजली मंत्री गए थे, झूठे का बिजली मंत्री गए, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में बिजली बाहर हो जाएगी। अमित जी छोड़ेंगे नहीं, मंत्री ने कहा बयान है, अखबार में पढ़ लीजिएगा। अमित जी नहीं, ये बात सही है, लेकिन स्वामी जी आपसे कुछ दिन पहले बिजली की दिक्कत थी, ये बात सही है, लेकिन अभी तो ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो तुम किसान की बिजली की कोई ऐसी समस्या नहीं है। तुम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो। अरे बताइए ना, अरे किसान को बिजली कहाँ है ये बताइए। किसान बुआई के लिए बैठा हुआ है। आने वाले समय में देश के अंदर गेहूं के साथ आप धान फर्जी यूनियन आंदोलन क्या विचार है? इस्माइलाबाद फोन लगाओ, इस्माइलाबाद फोन लगाओ, एक बार पता करो इस्माइलाबाद कितने दिन से बिजली नहीं आई, पता करो। आप बताइए ना। अरे रुको ना, अभी मेरी टीम बता रही है, अभी 2 मिनट रुको, आज का दिन का बताते हैं अमित जी। लेकिन स्वामी जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, रावत साहब आ रहा हूँ। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी देखिए, मैंने पहले भी आपसे यही बात कही कि अभी जो हालात बने हुए हैं किसी भी कारणवश, लेकिन अभी फायदा तो किसानों को हो रहा है ना भाई। आप तो सिर्फ एमएसपी मांग रहे हो, लेकिन आपकी जो फसल है वो एमएसपी से ऊपर बिक रही है। तो ये अहमद जी पहले सरकार ने एमएसपी 2015 दिया, मेरे सामने सरकार ने दावा कर रहा है, ये कह रहा है कि इस्माइलाबाद में बिजली नहीं आई है, करते हैं। क्या आपके वहाँ पर 5 दिन से बिजली नहीं है क्या? जो किसान का हाथ बनता हुआ एमएसपी नहीं है, वो 15 पे देना। 1 दिन से बिजली नहीं है क्या? जब पेट्रोल 12 घंटे से बिजली नहीं है क्या? 40% 2 घंटे से बिजली नहीं है क्या? खाद उर्वरक के 12 घंटे से बिजली नहीं है क्या? आपको 1350 डीएपी खरीदना पड़ रहा है मजबूरन। चलिए एक बार स्वामी जी एक बार सुन लेते हैं। रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रावत साहब स्वामी जी, रावत साहब ने आपकी बात पकड़ ली है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई गांव में बिजली नहीं आ रही है, तो वो उसको साबित करना चाह रहे हैं। सुन लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। रावत साहब सुनाइए, क्या सुनाना चाह रहे हैं आप, सुनाइए। ये मेरे मित्र हैं राजकुमार जी, ये मेरे मित्र हैं राजकुमार जी, इस्माइलाबाद के निवासी हैं। मेरी टीम ने इनको फोन लगाया, सारी स्थिति से अवगत करवाया कि एक झूठा आदमी यहाँ पर बैठकर कह रहा है कि इस्माइलाबाद 5 दिन से बिजली नहीं आई। और मैंने इनसे पूछा कि 5 दिन से बिजली नहीं आई, बोले नहीं साहब। मैंने कहा 1 दिन से बिजली नहीं, नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा 12 घंटे से बिजली आई, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा 2 घंटे से बिजली आई, बोले नहीं। मैंने कहा पिछले आधे घंटे से बिजली है कि नहीं है, बोले जी हमारे तो 5 दिन से बिजली ही नहीं गई है। अब मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, इसके बाद एक शब्द ना बोलना। इसके बाद तुम्हारे आदमी अपने मुंह मियां मिट्टी मुंह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
हाँ हाँ, यही तो तुम्हारे खासियत है। अरे भैया, लोगों की जो समस्या की बात हो रही है, आप अरे आदमी से सुनवाएंगे बात। अरे जनता के बीच में जाके देखिए, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। आप अपने लोगों से बात करें। The person you are speaking with has अभी put your phone on दो चार दिन पहले आपके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे भारत में तो महंगाई ही नहीं बढ़ी है। उन्होंने आपके कॉल को आप होल्ड पर आचार्य रखा है। बताइए, क्या भारत में महंगाई बढ़ी है? The person you are रावल जी बताइए, क्या भारत में महंगाई बढ़ी है? ये बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या भारत में महंगाई बढ़ी है? स्वामी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने, भारत में महंगाई बढ़ी है? अभी जो सरकार ने फैसला लिया है, बेरोजगारी बढ़ी है? आप तो बोले राजकुमार जी सुन, आप बोलेंगे बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी। क्या किसानों की? अरे सर, महंगाई तो सबके लिए है, सिर्फ किसानों के लिए थोड़ी है। महंगाई तो सबके लिए है। बताइए मुझे, मैं जानता हूँ। अब ये झूठे फोन लगाना बंद कर दीजिए। आज जा रही है चैनल पर है, ये फोन है, समझता है अमित जी, आप इसका नाम समझ रहा है। अरे रावत साहब आवाज नहीं आ रही है, वो फोन एक बार बोलिए, आपके यहाँ कितने दिन से बिजली नहीं आई? अरे ये बताइए, देश में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके पिछले 5 दिन में एक बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप दोनों मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, आप दोनों मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत करिए प्लीज, मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? विदुर रावत साहब देखिए, बिजली की दिक्कत थी आपसे कुछ दिन पहले, लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल सी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात की, आपने उनका जवाब दे दिया और उस बात को पकड़ के बैठ के जाना, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मुद्दा आज हमारा बिजली का नहीं है। बिजली के मुद्दे पर रावत साहब, इससे पहले हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और मुझे लग रहा है 1-2 बार आप भी थे मेरे साथ, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुद्दे पर आते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ रावत साहब, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बिजली के मुद्दे को लेकर इससे पहले कई बार डिबेट हम कर चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक बात आपने। देखो पता क्या होता है, हम किसान लोग जो है ना, बहुत ईमानदार लोग होते हैं। ऐसे ठग हमारा नेतृत्व करेंगे क्या? ये झूठ बोलने वाले लोग। देखो, या तो स्वामी के प्रवक्ता है, किसानों के नहीं। इस डिबेट खत्म होने से पहले आपको महात्मा गांधी को महात्मा गांधी नहीं मानते? आप क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता मानते हो? आपकी चोरी पकड़ ली हमने, लाइन चोरी पकड़ ली और अमित जी के आपकी पकड़ ली। इसकी क्लिप बनकर इसकी क्लिप बनकर जान लिया। आप अब ले जा रहे हैं, ताजमहल ले जा रहे हैं, आप कुतुब मीनार। अरे आप बताइए ना, आप ये बताइए बेरोजगारी कितनी बड़ी? आप ये बताइए, सेना की भर्ती मतलब नहीं है ना, मतलब सेना की भर्ती हो रही है, बताइए किसान का युवा, किसान का बेटा सेना में भर्ती होना चाहता है। ठीक है स्वामी जी, आप कब भर्ती हो रही है बताइए। मैं लौट रहा हूँ स्वामी जी, आऊंगा मैं आपके पास। हाँ बोलिए रावत साहब। अब आपका देखिए, हम किसान लोग जो है ना, हम बड़े जज्बाती लोग होते हैं, हम बहुत इमोशनल लोग होते हैं और हम सच बोलने वाले। लेकिन जवाब तो लेकिन जो स्वामी जी सवाल कर रहे हैं रावत साहब, वो जो कह रहे हैं कि भाई वो 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बोनस की हम मांग कर रहे हैं, क्या सरकार उसके लिए तैयार है? इसका जवाब तो दीजिए। अच्छा, इसको दोनों मेरे भाई जो है ना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे जवाब को। इंद्र जी भी और अपने खालिद जी भी। खालिद जी कहते हैं कि टुकड़ा फेंक दो, फिर कहते हैं कि क्या इसके अलावा एक और आपत्तिजनक बात उन्होंने कही कि भूखमरी का मजाक उड़ाना। ठीक, आप कहते हो कि 500 रुपए दे दो। अब खालिद, अगर आप, मैं नहीं कह रहा हूँ किसानों की मांग है, मैं नहीं कह रहा हूँ रावत साहब, किसानों की मांग है। स्वामी जी ये सवाल कर रहे हैं आपसे। आप तो कहीं नहीं रहे अमित जी, आप तो चीजों को समझते हैं। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो सरसों जो है, ये सरसों जो हमारी है, जिसको हमने इस बार 25% ज्यादा जो है उगाया, इस बार ज्यादा अपने यहाँ खेत में बीजा, वो जो सरसों जो 7,000। अरे साहब एक बार देखो, मैंने कहा था ना बीच में बोलने से मना किया था ना। एक एक करके स्वामी जी मैं आ रहा हूँ, स्वामी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। देखिए, अब समय भी अब ज्यादा नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके ढंग से आप अपनी बात रख पाए सर। अच्छी बात है स्वामी जी, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए ना सर। अगर एक दूसरे के बीच में इस तरीके से बोलेंगे, कोई अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएगा। एक एक करके फर्जी लोगों को भी स्वीकार कर रहे हो। आप नेतागिरी करो। स्वामी जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। स्वामी जी आप पढ़े लिखे हैं सर, आप पहली बार नहीं बैठे हैं सर। स्वामी जी इससे पहले भी कई बार आपने डिबेट की है मेरे साथ, ऐसे मत करिए प्लीज। एक एक करके डिबेट करने का तरीका क्या है वो आप नहीं ठीक है। अगर आप एक दूसरे की बातों से, अगर आप किसी में से, अगर आप किसी को एक दूसरे की किसी बात से आपको आपत्ति है या आप सहमत नहीं है, तो आप अपनी बारे में उसका जवाब दे दीजिए ना, दूसरे के बीच में मत बोलिए।
एक एक करके। रावत साहब स्वामी जी, आपको मेरे किसी व्यक्तिगत आरोप पर अगर बुरा लगा तो भी आप मेरी बात सुन लीजिए, आपसे निवेदन करता हूँ, मान लोगे ना मेरी बात? अच्छा देखो, हुआ क्या था, हम जो 3 कृषि कानून लेकर आए थे वो यही तो कहते थे ना कि अगर मंडी से ज्यादा रेट मंडी से बाहर मिले तो वहां बाहर बेचना, और अगर मंडी में रेट सबसे ज्यादा मिले तो वहां बेचना। यही तो पहला कानून था। कृषि कानून पहला क्या था? हमने कहा था भाई, तो इस बार जो है इन्होंने वो कानून वापस करवाया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, किसान ने तो अपने मंडी से बाहर बेच दिया, इसका मतलब किसान बेचना चाहता था। अरे फिर बीच में रोक रहे हो, फिर बीच में रोक रहे हो, ऐसे तो मैं लंबी चल सकती। अमित जी गिनकर मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे गिनकर 2 मिनट दे दीजिए। मंडियों में ही अपना अनाज बेचना चाहता है। अरे साहब रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ। तो अभी हम भी तो यही कह रहे थे ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अगर कहीं पर भी सरकार से ज्यादा रेट मिलता है तो बाहर बेचो, और नहीं तो सरकार तो बैठी है खरीदने के लिए। तो अब भी यही तो हम कह रहे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई 500 रुपए बोनस की जहां तक बात है, तो ये हमेशा किसान को अधीन रखना चाहते हैं, ये किसान को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? बीच में ना बोलना, अपने समय में बोलना, सिर्फ 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। हमने जो सरसों का एक MSP रखी और बहुत MSP है, इसके बावजूद भी मार्केट शूट कर गई, और पिछले 2 साल से जो है किसी की 7,500, किसी की 7,000, किसी की 7800 बिक रही है सरसों। अच्छी बात है ना भाई, बधाई की बात है। तो अब ये क्या हमने कोई बोनस दिया क्या सरसों पर, तब बिकने लगी क्या? नहीं। इसी प्रकार से कपास जो है, कपास जो अपने MSP से दुगने रेट पर इस समय 11-12 हजार रुपए बिक रही है प्रति क्विंटल सरसों, वो जो है किसी ने बोनस दिया क्या? नहीं दिया। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं किसान को समृद्ध करना, और समृद्ध करने का मतलब अरे इंदर जी सुनो, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि आप किसान को समृद्ध होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप इसको बोल रहे हैं। अगर मैंने अभी ना टाइम कैलकुलेट किया, ये मेरा 40 सेकंड नहीं सुन पाए। इंदर जी सुनो, इंदर जी वैसे किसको सुना रहे हैं? चलिए खालिद जी के पास चलते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रावत साहब आपके पास लौटूंगा। स्वामी जी मैं आ रहा हूँ। आप व्यापारियों का हित अरे सर एक और मेहमान है हमारे साथ सर, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अरे सर एक एक करके लौटूंगा आपके पास। खालिद जी बोलिए, अब आपकी बारी है। अगर आप किसान हैं तो क्या 500 पक्षधर हैं? ये बताइए। कौन से स्कूल में पढ़े? आप ये बताइए, अगर आप किसान हैं तो 500 रुपए का किसान जो बोनस मांग रहा है उसकी आप पक्षधर हैं कि नहीं? नुकसान किसको हुआ? जिसने किसान से आप ये बताओ 500 रुपए बोनस के आप पक्षधर हैं या नहीं? तुमने उससे अगर आप किसान हो बताइए। अगर किसान वाली बात करें, सही आओ ना बोलो कि मैं भी डिमांड करता हूँ सरकार से किसान का 500 रुपए। इतने बेचैन हो, कुछ भी कर सकते हो, किसान को बेच सकते हो कुछ भी नाम से। तुमने ब्लैक मार्केटर से पैसा खाया क्या? आप बताइए, आप है या नहीं? मार्केटर को रहना चाहिए, मातम तो ब्लैक मार्केटर के घर होना चाहिए। अगर आप किसान है, पक्षधर है कि नहीं ये बताइए। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों लड़ते रहेंगे सर। अरे खालिद जी को भी तो बीच में लीजिए। रावत साहब स्वामी जी, आप दोनों लड़ते रहेंगे आपस में। अरे खालिद जी को भी लीजिए बीच में। एक मिनट खालिद जी को बोले। हाँ ठीक है, मैं लौट वही तो मैं कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सुन ही नहीं रहे। खालिद जी बोलिए। इस माहौल में बात नहीं रख सकते। अभी आपके सहयोग से, माननीय चैनल के सहयोग से 15 मिनट से भाजपा का प्रचार हो रहा है। माननीय चैनल के माध्यम से भाजपा का प्रचार हो रहा है। मुझे लगा अरे सर देखिए, आरोप लगाने में तो आप माहिर हैं खालिद जी। आरोप आप लगा दीजिए। मैं तो मौका आपको भी दे रहा हूँ सर। मैंने तो उनको आपस में दोनों झगड़े जा रहे हैं, मैंने उनको रोक के आपको मौका दे रहा हूँ सर, और आप कह रहे हैं कि उनका हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अमित जी सुन लीजिए, बोलिए। राहुल साहब फोन लगा रहे थे, मुझे लगा कि वो बिजली मंत्री को फोन लगाएंगे, जिन्होंने अपनी 15 दिन पहले कहा था कि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है, और इतना लंबा भाषण वो दे गए। किसी को फोन मिला रहे, क्या पता अपने बेटे को, भाई को, किसको फोन मिला रहे? इस बात की क्या सिक्योरिटी है? ये क्या मजाक है? फोन करके फोन मिला रहे 2 आदमी को, मैं अभी मिला देता हूँ, तो अभी आपसे नहीं है। ये तो तरीका नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब मुद्दे पर आ जाइए। हाँ बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना तरीका। दूसरी बात जो मुद्दा है आपका कि सरकार ने गेहूं की खरीद का समय बढ़ा दिया है, और एक तरफ सरकार कुछ राज्यों में गेहूं का गरीबों को अनाज देना बंद करेगा। दोनों मुद्दों को दोनों तरफ से सीखेगा।
नहीं कर रहे, निर्यात आप उन देशों को रोक रहे हैं जो आज युद्ध कर रहा है, किसी को आप बेच रहे हैं। ये जो गेहूं की खरीद होगी 31 मई को, आप यही बुलाना, मैं भी रहूंगा, आप भी रहना, बताना सरकार का आंकड़ा, सरकार ने कितना गेहूं खरीदा और किस एजेंसी के लिए खरीदा है, लिख के देता हूं। सरकार जो खरीदारी करेगी वो उद्योगपति अपने रेट पे विदेश में वो करेंगे सप्लाई। ये सरकार धंधा करके जमीनों का धंधा करती है, किसानी का धंधा करके खराब का, ये सरकार धंधा करती है धंधा करके देश के भाईचारे का, देश को आपने समझ क्या लिया है, क्या समझ लिया आपने समझ क्या लिया है, अपने घर का सामान समझ लिया। इस दुनिया में जाने वाली, इस दुनिया के अंदर जाने वाली संस्कृति देखती है। आपको 7 साल में त्रिवेणी घुमाई इससे क्या होगा, आपको 7 साल में त्रिवेणी घुमाई निकल चलाएंगे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। धंधा आप करेंगे उद्योगपतियों के लिए, आप तोड़ने के लिए, और आप सरकार बनने वाले हैं। एक तरफ आप कानून लेके आते हैं, एक तरफ आप कानून लेके आते हैं, 3 दिन बाद किसानों को, 2 दिन पहले किसानों को फायदे बता रहे हैं, 2 दिन बाद उनकी नुकसान बता रहे हैं। राहुल बोलने का कोई तरीका है क्या? झूठ बोलने का नजरिया, और क्या कहते हैं आप किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं, कितनी जमीन है, ऐसे करिए जैसे आपने बिजली मंत्री को फोन मिलाया था, यही तो अपने। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, विधु रावत साहब आपका, खालिद साहब आपका, स्वामी जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या किसानों को वाकई में इससे फायदा होगा? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो भी किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाए, अब उनके पास एक मौका है कि वो 25 मई या फिर 31 मई, क्योंकि 2 बयान इसमें सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 मई तक, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 31 मई तक आप अपनी फसलों को एमएसपी पर मंडियों में बेच सकते हैं। किसानों को कितना फायदा होगा ये यहां पर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।